नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज का मुद्दा कुछ अल्पसंख्यक मामलों के संदर्भ में लेकर आया हूँ आपके लिए। एक तो सबसे पहली बात ये कि वक्फ बोर्ड है, उसमें संशोधन विधेयक 2024 अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा लाया गया है। पहली संदर्भ की बात इसमें रहेगी कौन से संशोधन इसमें किए गए, क्या वो संशोधन मुस्लिम वर्ग के लिए फायदे की चीज है या फिर मुस्लिम वर्ग के लिए नुकसान है। फायदे भी है कुछ, उससे कुछ नुकसान भी है, उस दोनों की हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, क्या वक्फ बोर्ड के जो अधिकार दे रखे उन अधिकारों में से कोई कटौती होगी, क्या है संवैधानिक प्रावधान, इसके संदर्भ में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल के संदर्भ के। अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण मुद्दे जो वर्तमान के करंट इश्यू से संबंधित है उन मुद्दों पर हम डिस्कस आज करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं काफी अभी हाल ही में संसद की बात करें तो संसद में विवादित मुद्दा हाल ही के जो सत्र में रहा था वो ये रहा था, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाया गया और इसमें सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की विरोध की वजह से इसको एक संयुक्त जांच समिति को भेजा गया है। जांच समिति क्या फैसला देती है, किस आधार पर फैसला देती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आएगा उसे अक्सर जांच समिति वही फैसला देती है जो सरकार चाहती है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो वक्फ का अर्थ क्या होता है। यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। अर्थ क्या होता है? रोकना इसका अर्थ होता है। इस्लामिक भाषा में इसका अर्थ जाने तो लोगों के हित में अल्लाह के नाम पर जो संपत्ति दान की जाती है, यानी लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए अल्लाह के नाम पे जो संपत्ति दान की जाती है उस संपत्ति को किसमें माना जाता है? वक्फ में। ठीक है, अगर यहां से हम बात करें तो इस्लाम धर्म की एक मान्यता रही है कि अगर मान लो कि किसी प्रकार से आप संपत्ति है, उस संपत्ति को अगर आप मान लो कि दान में दे रहे हो, उस संपत्ति से जो आमदनी होगी उसको आप लोक हितार्थ कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये बोर्ड क्या करता है? लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। उसी संपत्ति से जो उनको दान में मिलती है, उस संपत्ति से, उस चैरिटी से क्या करते हैं ये हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कब्रिस्तान, मुसाफिर खाना ये आदि संचालित करते हैं, यानी इसमें लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। दूसरी बात यहां से कुछ बातें रहेगी, वक्फ संपत्ति क्या है? वक्फ संपत्ति के अंदर कौन सी मान लो कि क्या आता है इसके अंदर, तो चल है, अचल संपत्तियां है, वो दोनों इसमें इंक्लूड रहती है। दोनों चीजें ध्यान देना। संपत्ति ये एक चल या अचल संपत्ति को संदर्भित करता है जिसे धर्म के नाम पर धर्मार्थ यानी धर्म के आर्थिक उद्देश्यों के लिए समर्पित होती है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, दस्तावेजीकरण की प्रथा शुरू से पहले ही इस प्रथा का अस्तित्व में, अतः लंबे समय से उपयोग में आने वाली संपत्तियों को वक्फ संपत्ति माना जाता है। ठीक है, लंबे समय तक उपयोग जिसका क्या कर सकते, जैसे मान लो कि जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं, दिल्ली में बहुत सारी दुकानें हैं जो वक्फ बोर्ड के अधीन आती है, लेकिन उस संपत्ति को यानी इन्होंने क्या दे रखा है? लीज पे यानी दे रखा है, किराए पर दे रखा है, और उनसे जो किराया प्राप्त होता है उस किराए से क्या करते हैं ये, कहीं मान लो कि विद्यालय स्थापित कर रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल स्थापित कर रहे हैं, कहीं मान लो कि जो मुसाफिर खाना इसको बोलते हैं कि जो मान लो कि कुछ लोगों के रहने के लिए आवास स्थान में भवन वगैरह बनाना, इनकी स्थापना वगैरह कर रहे हैं, इनका काम में ले रहे हैं। ठीक है, वक्फ संपत्ति गैर हस्तांतरणीय होती है, यानी इसको आप क्या नहीं कर सकते, किसी को बेच नहीं सकते सिर्फ, और आप क्या कर सकते हो, इसको किसी को लीज पर दे सकते हो, किराए पर दे सकते हो, लेकिन बेचने का अधिकार इसमें नहीं होता है। ईश्वर के नाम पर हमेशा के लिए रखी जाती है। वक्फ संपत्ति से होने वाली आय आमतौर पर शैक्षणिक संस्थाओं, कब्रिस्तानों, मस्जिदों, मुसाफिर खाना आदि को निधि देती, आदि को फंड देने का काम ये संपत्ति करती है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात है कि वक्फ बोर्ड है क्या, यानी ये बोर्ड किस आधार पर कैसे कार्य करता है, कौन सा मामले की बात होती है इसमें। वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जिसके सदस्यों को वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए नामित किया गया। एक कानूनी इकाई है, ध्यान रखना। ये जो बोर्ड है ये संवैधानिक बोर्ड नहीं है, ये कार्यपालिका आदेश से स्थापित हुआ, यानी एक विधि निर्मित करके एक वैधानिक बोर्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रत्येक बोर्ड प्रत्येक संपत्ति के लिए एक संरक्षक नियुक्त कर सकता है और करता भी है। अधिनियम 1900 वक्फ अधिनियम 1954 प्रत्येक राज्य में एक अलग वक्फ बोर्ड का गठन करना होगा, ये इस अधिनियम के आधार पर बात हुई थी।
केंद्रीय वक्फ परिषद CWC 1964 पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देखरेख और सलाह का काम करता है। ठीक है, इससे 1954 में वक्फ अधिनियम आया था। उस अधिनियम के अनुसार 1964 में वक्फ परिषद की स्थापना की गई थी। भारत में केंद्रीय स्तर की संस्था ये थी, ध्यान रखना। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्डों को उसकी संपत्तियों के प्रबंधन पर भी सलाह देती है। याद रखना, यहां से महत्वपूर्ण बात आपके लिए हर एग्जाम के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, और अगर आप कुछ चीजें समझना चाहते हो तो यहां से बहुत सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग रहेगी। यानी बहुत सारी आपकी भ्रांतियां जरूर, आप मान लो कि सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हो क्या हर किसी की संपत्ति यहां पर ली जा सकती है, लेकिन कुछ बातें इस पर भी डिस्कस करेंगे। हर प्रकार की संपत्तियां लेने का अधिकार इनके पास में नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, 1995 में एक नया अधिनियम पारित किया गया और 2013 में इसमें संशोधन किया गया। यानी 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय इसमें कुछ संशोधन किया गया, कुछ बदलाव इसमें किया गया। फिर बात आती है इसमें, यानी याद रखना है पहली बार वक्फ अधिनियम कब आता है तो 1954 में आता है। फिर 1995 में इसमें क्या किया गया, एक उस 1954 वालों को एक्ट को समाप्त करके नया एक्ट लाया गया, उसके स्थान पे 1995। फिर 2013 में इसमें क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। अब 2024 में इसमें और क्या कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। ये विधेयक अभी चल रहा है, विचाराधीन है, ध्यान रखना। वक्फ की संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना पहला कार्य की रिकॉर्ड है, इसके द्वारा रखा जाता है, क्योंकि ये तो काम ही इनका यही है। दूसरी बात है कि वक्फ की जो संपत्ति है उसकी आमदनी का हिसाब किताब रखना भी इनका कार्य होता है। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के लिए व्यापक अधिकार है। सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के लिए व्यापक अधिकार है। यानी काफी हद तक यहाँ पर अधिकार प्रदान किए गए कि कोई भी संपत्ति है, यदि कोई व्यक्ति देना चाहे, दान देना चाहे, हालांकि ये चीज याद रखना कानूनी प्रोसेस जरूर होता है इसमें, और कानूनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही किसी व्यक्ति की संपत्ति दाम इनके नाम होती है, लेकिन अधिकार इनके पास व्यापक है क्योंकि इनका खुद का एक मान लो कि न्यायाधिकरण अलग से होता है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब 2024 में ये जो बिल संविधान यानी हमारे संसद के समक्ष लाया गया, संशोधन जो बिल लाया गया, उस संशोधन बिल में क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या बदलाव हुए। ठीक है, तो सबसे पहला बदलाव तो इसमें है कि जो वक्फ एक्ट था उसका नाम में क्या कर दिया बदलाव। पहले वक्फ अधिनियम 1995 नाम था इसका, और अब नाम इसका बदल के क्या कर दिया, यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, यानी इसको शॉर्ट में अगर बोले तो इसका अर्थ क्या होता है, उम्मीद। ठीक है, इसका अर्थ होता है उम्मीद, ये इसका अर्थ इसका होता है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना यहां से, दान करने की शर्त, इसमें कुछ शर्तें और निर्धारित है कि दान पहले क्या था, कोई भी दान कर सकता था। यानी जैसे मान लो कि पहले कोई भी दान कर सकता, अक्सर इसमें क्या वक्फ बोर्ड में हिंदू मुस्लिम या अन्य किसी धर्म के लोग भी दान कर सकते थे, लेकिन संपत्ति अब क्या कर दिया इसमें, अब कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन करने वाला ही संपत्ति दान कर सकता है। सीधी सीधी बात है, पहले कोई भी दान कर सकता था, अब मुस्लिम धर्म को पालन करने वाला या मुस्लिम धर्म को कम से कम पिछले 5 साल से अगर स्वीकार्य है तो वही दान कर सकता है इसमें। ठीक है, इसमें वक्फ बोर्ड में होगा कौन, पहले कोई बाध्यता नहीं थी कौन होगा इस बोर्ड। ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ शर्तें निर्धारित कर रहे हैं, कौन सी, कि 2 तो गैर मुस्लिम होंगे इस बोर्ड में। मान लो कि मुस्लिम तो होते ही होते हैं, लेकिन अब क्या कर दिया है कि 2 व्यक्ति गैर मुस्लिम और उसमें जितने सदस्य उनमें से 2 महिलाओं को शामिल करने अनिवार्य। यानी प्रयास ये किया गया है कि महिला प्रतिनिधित्व में इसमें देने का कार्य किया जाएगा। वक्फ घोषित करने का अधिकार, यानी कोई संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के द्वारा किसी को, यानी बोर्ड की संपत्ति घोषित करने के जो अधिकार की बात हुई इसके संदर्भ में, पहले किसी को वक्फ संपत्ति यानी वक्फ घोषित करने का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास में था। यानी इससे इसमें क्या होता है, कोई संपत्ति डोनेशन या दान करना चाहता है, चैरिटी में देना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, वैसे अक्सर क्या होता था मौखिक या ओरली बोल देते थे, उसके बाद में वक्फनामा होता था और उसके बाद में इसमें संपत्ति को अधीन कर लिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब मानो कि ये बोर्ड फिर क्या करता, बोर्ड उसकी पुष्टि करता है, पुष्टि करके उसके आधार पर अपने शामिल करने वक्फनामा बनाकर तैयार कर लेता।
अब क्या कर दिया, जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वे का अधिकार दिया। अब जिला कलेक्टर से बोर्ड की जगह सर्वे कौन करेगा, जिला कलेक्टर जो प्रशासनिक अधिकारी वो सर्वे करके उसको क्या करेगा, उसको चैरिटी में लेगा। ध्यान रखना। फैसले को चुनौती, अपील पर वक्फ ट्रिब्यूनल जो कोर्ट हुआ करता था इनका, यानी न्यायाधिकरण होता था, उसका फैसला अंतिम मान्यता, यानी जो इसमें वक्फ बोर्ड होता था उसका फैसला अंतिम हुआ करता था। दूसरी खास बात क्या याद रखनी है, अब क्या कर दिया, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट, यानी जो हाईकोर्ट है किसी भी राज्य की बात करें, उस राज्य के हाईकोर्ट में इस बोर्ड के फैसले के विरुद्ध भी क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, ये मुख्य बात है इसके संदर्भ में कुछ रही, और इसमें विवाद की बात है उसके अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे। वक्फ के तहत आने वाली संपत्तियों का अनिवार्य पुष्टिकरण, वैध वक्फ मनाना अनिवार्य। अब देखो इसमें और क्या कर दिया गया है कि वैध यानी वैलिड वक्फ नामा जो पहले भी होता था, अब उसको अनिवार्य शर्त कर दिया गया। अगर आप कोई संपत्ति दान कर रहे हो तो ये एक, जैसे मान लो किरायानामा जैसे संपत्ति नामा होता है, उस प्रकार से डोनेशन से पहले वक्फ वैध वक्फ नामा जरूरी है। स्वयं संपत्ति निर्धारित करने की शक्ति को सीमित कर दिया, क्योंकि अब जो संपत्ति है निर्धारण है वो जिला कलेक्टर के पास में दे दी गई, इसलिए निर्धारण स्वयं नहीं कर सकते। जिला कलेक्टर को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि कोई संपत्ति वक्फ या सरकारी भूमि है या नहीं, यह निश्चित करेंगे कि वक्फ की या सरकारी भूमि है या नहीं। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों और शक्तियों को नियंत्रित करने का अधिकार अब है ना, वो इस एक्ट में शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वक्फ संपत्ति जो बोर्ड है उसकी संपत्ति कितनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा संपत्तिशाली बोर्ड है। ध्यान रखना। ठीक है, सबसे अमीर बोर्ड है। देश में लगभग 30 वक्फ बोर्ड है, 9 लाख एकड़ में फैला हुआ संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं। ध्यान रखना कि 30 वक्फ बोर्ड गठित किए हुए देश में भारत में लगभग, और 9 लाख एकड़, एक एकड़ में लगभग 6.25 बीघा जमीन होती है। ध्यान रखना। ठीक है, इतनी संपत्तियां हैं इनकी फैली हुई, उनको ये वक्फ बोर्ड क्या करता है, नियंत्रित करता है। जिनकी अनुमानित कीमत की अगर बात करो तो 1.2 लाख करोड़ रुपए है। ध्यान रखना, कीमत कितनी अनुमानित है, 1.2 लाख करोड़ रुपए इनकी कीमत है। वक्फ बोर्ड को रेलवे जो पहले स्थान पर है, और जो रक्षा मंत्रालय यानी सबसे ज्यादा संपत्ति की बात करें तो रेलवे की जमीन है सबसे ज्यादा, और दूसरे स्थान पे कौन सा है, रक्षा मंत्रालय के बाद भारत में भूमि का तीसरा सबसे बड़ा मालिक है। यानी जमीन तीसरे स्थान पे कौन सा बोर्ड आता है, तो तीसरे स्थान पे आता है वक्फ बोर्ड। यानी इतनी संपत्ति इनके पास में वर्तमान बोर्ड के पास में है। वक्फ प्रॉपर्टी की असल संख्या कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि देश में बहुत सी प्रॉपर्टी लिस्ट में दर्ज नहीं है, यानी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो आज भी लिस्ट में दर्ज नहीं है। साथ ही वक्फ प्रॉपर्टी पर लगातार कब्जे होते रहिए। ये अफरोज आलम साहिल है जो एक पत्रकार है, जिन्होंने अपने मान लो कि कुछ डॉक्यूमेंट भी इसके संदर्भ में लिए थे, और उनके आधार पर इन्होंने अपने वक्तव्य दिया था कि जितने संपत्ति है ना जो मान लो कि बोर्ड के माध्यम से दर्शाई गई है उससे कहीं अधिक हो सकती है। यानी हमने क्या किया, वर्तमान भारत सरकार ने क्या किया, वक्फ बोर्ड को डिजिटलीकरण यानी ऑनलाइन कर दिया। अब इनकी संपत्ति है यानी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। तब यहाँ पर ना अफरोज आलम साहिल क्या कहते हैं कि वक्फ में जो प्रॉपर्टी है असल संख्या में जो जितनी दिखाई गई है उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि देश में बहुत सी प्रॉपर्टी लिस्ट में दर्ज ही नहीं हुई है, नाम तो चल तो रही है लेकिन लिस्ट में दर्ज नहीं है। साथ ही कई लोगों मान लो कि जो भू माफिया है उन्होंने कब्जा और कर रखा बहुत सारी संपत्ति पे। ठीक है, सबसे बड़ी माफियाओं का राज भी इसमें चल रहा है। ध्यान रखना, तो ये भी सरकार का एक वजह है कि कई सारी जमीनें हैं जो अवैध रूप से वक्फ थी लेकिन उनके ऊपर कब्जा किसी और ने कर लिया और उनके नाम से किसी को बेच भी दिया। तो ये चीजें मुख्य रूप से आधार इसका भी ये भी रहा था। बात करते हैं 30 सितंबर 2022 के अनुसार जो रिपोर्ट है वक्फ की संपत्ति का। ठीक है, वो रिकॉर्ड यह क्या कहता है कि 3,54,658 वक्फ ए स्टेट जो इनके पास में संपत्ति है वो इनके पास में है। दूसरी बात है 8,58,233 एचएल संपत्ति है, जिसमें से ध्यान रखना 57,486 वक्फ प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जा यानी लोगों ने कब्जा कर रखा है जो बोर्ड के भी हाथ में नहीं है। ध्यान रखना, यानी कई माफिया लोगों ने कई अन्य लोगों ने क्या कर रखा है, बोर्ड की संपत्ति पर भी कब्जा कर रखा है जो गैर कानूनी है। ध्यान रखना। ठीक है,
दूसरी बात याद रखना है 16,628 ये चल संपत्ति है, यानी जैसे पैसे एक चल में आता है, भूमि अचल संपत्ति में आते हैं, इसी प्रकार से याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो प्रोडक्ट है, मान लो कुछ लीज पर दे रखे हैं, किराया जिनका आ रहा है रेगुलर हिसाब से, 4,35,427 वक्फ प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं, यानी इतनी प्रॉपर्टी है जिनकी कोई जानकारी हमारे पास में आज तक अवेलेबल नहीं है। ये मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसके संदर्भ में, यानी बहुत सारी संपत्ति है जिन पर किसका कब्जा हो रखा है, कई सौ भूमाफिया जिन्होंने कब्जा कर रखा है। अब देखो ये है कि भूमाफिया जरूरी नहीं किस धर्म के हो सकते, ये तो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, कई अनलीगल तौर पे कब्जा कर रखा है कई लोगों ने। तो संपत्ति हमारे पास में बहुत सारी संपत्ति तो है इनके पास में, वक्फ बोर्ड के पास में, लेकिन सरकार ने इसका ऑनलाइन भी किया, लेकिन फिर भी ये ऑनलाइन क्षेत्र से बाहर है। तो कुछ इसमें विवाद ये भी है कि इस संपत्ति को कुछ एक बार तो निर्धारित करने का सरकार का प्रयास हो सकता है। ठीक है, आरोप क्या है इस पे, बोर्ड द्वारा शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, ये आरोप लगाया गया बोर्ड पे। अब यहां से मैं एक चीज बात करूं, अगर मान लो कि देखो WAMSI, अगर ये वेबसाइट आप सर्च करोगे तो देखो वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया जिस नाम से ये वेबसाइट है, इसमें आपको इस प्रोजेक्ट में आपको मिलेगी कितनी संपत्ति इनके पास में वर्तमान में, सारी बायोडाटा जितनी संपत्ति उसकी बायोडाटा यहाँ पर अवेलेबल है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात मैं करूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जो वेबसाइट इनकी लॉन्च की हुई है, इन पे सारी बायोडाटा और सारी जानकारी अवेलेबल है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कितनी संपत्ति क्या ये गलत इस्तेमाल कर रहे या नहीं कर रहे, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें, यानी इस्तेमाल जो किया जा रहा है उस पर आरोप ये लग रहा है कि गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, किसका, संपत्तियों का, यानी हर किसी व्यक्ति की संपत्ति का क्या कर रहे हैं, ये अपने अधिकार क्षेत्र में ले रहे हैं। ठीक है, मुद्दा ये भी सबसे ज्यादा रहा था। और दूसरी बात करें, एक उदाहरण कौन सा आया था, ये 2022 का उदाहरण है, सितंबर 2022 में आया, तमिलनाडु का एक गांव है, ध्यान रखना, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने मुख्य रूप से हिंदू बहुल क्षेत्र है, तिरुचेंदुरई गांव है, और उस गांव को पूरा का पूरा गांव पर दावा कर दिया कि ये गांव किसका रहेगा, वक्फ बोर्ड के अधीन ये संपत्ति रहेगी। ठीक है, गांव के लोगों के अस्तित्व पर एक संकट आ गया, हालांकि ये सही है। दूसरी बात ये कि इस प्रकार का दावा करना ये बताता है कि कुछ अधिकार है जो असीमित है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि असीमित तो है, लेकिन इसके विरुद्ध अपील भी तो कर सकते हैं हम। अगर इस प्रकार की स्थिति तो अपील हुई तभी यहाँ तक ये बात पहुंची थी। दूसरी बात है कि अधिकांश जो बोर्ड वगैरह ये गठित होते हैं, इनमें अधिकांश रूप से ऐसे लोगों का अस्तित्व ज्यादा रहता है जो मान लो कि एक माफियाओं की तरह राज जमा लेते हैं। ठीक है, तो वो इस प्रकार की शक्तियों का क्या करते हैं, गलत प्रयोग करने का प्रयास भी करते हैं। ये हर प्रकार से ये मनुष्य की एक प्रकार की प्रवृत्ति भी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं यहां से बात करूं, एक विवाद क्या है यहां से, किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति माना जा सकता है। अब सवाल ये है कि किसी भी संपत्ति को मान सकते हैं, जैसे इस गांव को माना जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल दूसरे ये भी है, दूसरे आगे भी बात करेंगे इसमें। एक विवाद और है यहाँ पे, तीनों विवाद ये ध्यान रखना, नंबर 1, 2, 3, इस्लाम धर्म को मानने वाले की संपत्ति पर दावा कर सकता है, या कोई भी इस्लाम धर्म की संपत्ति है, क्या वक्फ बोर्ड उसकी संपत्ति पर दावा कर सकता है? बिल्कुल। तो अनका सबका आंसर ये है कि निजी संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है बोर्ड का, ध्यान रखना। निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना अधिकार का दावा नहीं कर सकता, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि किसी भी संपत्ति को नहीं माना जा सकता इस प्रकार के, हाँ हो सकता है कि उन्होंने दावा किया लेकिन इसके विरुद्ध भी अपील होती है, ध्यान रखना। तो 1995 के अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि ऐसे मामले के संबंध में वक्फ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। ये भी सही है कि वक्फ जो बोर्ड है ना, वो अपना निर्णय जो देगा वो निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। और इस एक्ट में जो 2024 में सरकार, भारत सरकार लेकर आई, उस निर्णय के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यही बात है कि अंतिम निर्णय हाईकोर्ट का होगा इसके विरुद्ध। ये भी अच्छा फैसला है कि हाईकोर्ट को भी यहाँ पे, यानी न्यायिक के तौर पे बात करें तो हाईकोर्ट या न्यायालय हमारा सर्वोच्च है, ध्यान रखना। ठीक है, निजी पुलिस या निजी मुस्लिम या गैर मुस्लिम की संपत्ति पर कब्जा करने पर वक्फ बोर्ड में नोटिस भेजा जा सकता है। यानी किसी मुस्लिम निजी व्यक्ति की या किसी गैर मुस्लिम व्यक्ति की अगर संपत्ति ये बोर्ड अपने अधिकार में लेता है, देखो ये हो सकता है अगर ले, लेकिन लेने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि संपत्ति को अगर आप मौखिक दान कर रहे हो या फिर आप मान लो कि लिखित में दान कर रहे हो, तो दान करने से पहली बात ये होती है कि एक वक्फ
वक्फनामा होता है, उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, दोनों पक्ष राजी होते हैं, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन वाला कार्यक्रम राज्य कार्य होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी की गलत तरीके से अगर संपत्ति ली गई है तो इसमें क्या होगा, चाहे निजी मुस्लिम हो सकता है, ठीक है, तो गैर मुस्लिम की संपत्ति पर कब्जा करने पर वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजा जा सकता है। यानी नोटिस, आपको जैसे पता है कि संपत्ति नाम पे 30 यानी 90 दिन में नोटिस भेजा जा सकता है। 90 दिन का समय इसमें रहता है, उसके बाद में सुनवाई का प्रोसेस भी होता है। सुनवाई कहाँ होगी, तो याद रखना वक्फ बोर्ड में होगी है। ठीक है, सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, और ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी है वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि हर संपत्ति पर ये अपना अधिकार कैसे जमा पाता है बोर्ड, अगर जमा पाता है तो फिर सुनवाई जहां होती है वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जरूरी नहीं मुस्लिम हो, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यहाँ पर भेजे जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी किसी भी धर्म या किसी समुदाय से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से है कि अगर हम बात, एक चीज सबसे बड़ा सवाल ये था कि किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड है अपनी संपत्ति बता सकता है, हाँ हो सकता है बताए, लेकिन अंतिम सुनवाई अगर न्यायाधिकरण कर रहा है तो न्यायाधिकरण में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति, अच्छा अगर मान लो कि हर प्रकार की संपत्ति इनके बोर्ड के अधीन आती, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या होती है, यहाँ पे हर प्रकार की संपत्ति होती है तो हर व्यक्ति, मान लो कि हर क्षेत्र में हर शहर में सारी संपत्तियां बोर्ड के अधीन ही हो जाती फिर, क्योंकि इनके पास में तो बोर्ड के पास तो पूरा अधिकार है। लेकिन इस प्रकार नहीं है, क्योंकि हर प्रकार से याद रखना वक्फनामा होता है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में ये नामांतरण होती है, ये प्रोसेस इसमें पूर्ण रूप से होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार से गलत लगी है संपत्ति तो आप नोटिस भेजो, हाँ नोटिस ध्यान रखना, वक्फ ट्रिब्यूनल जो कोर्ट न्यायाधिकरण होता है उसमें सुनवाई होती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसमें सुनवाई होती है। ठीक है, दूसरी बात मैंने बात की थी, जो एक्ट था ना वक्फ एक्ट 1995, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके बाद 1954 के स्थान पे कौन सा वर्ड है, मैं एक थोड़ा सा ये फोटो लेकर आया, 1954 के स्थान पे क्या नाम दिया गया, परिवर्तित करके 1995 में वक्फ बोर्ड नाम दिया गया। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये चीज कमेंट में जरूर बताएं। और दूसरी खास बात आपके लिए मैं विशेष बात ये कहना चाहूंगा, इसकी जो पीडीएफ है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक में। और दूसरी बात है, इस नाम से अगर आप टेलीग्राम चैनल सर्च करोगे तो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए जितने साथी जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसी प्रकार से ताज़ा अपडेट और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।